वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 27 अगस्त 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिकल सेल डिसीज के बारे में है। आधी बातें तो नाम से ही समझ में आ जाती हैं। सिकल का मतलब होता है हसिया। ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता है जो कर्व फॉर्म में होता है, बिल्कुल ऐसा। इसमें लकड़ी का एक हत्था लगा दिया जाता है जिसका इस्तेमाल घास या फिर कोई भी फसल काटने के लिए किया जाता है। जो नॉर्मल सेल होती है वो सर्कुलर होती है, लेकिन अगर किसी भी केस में ये जो हमारी सेल का साइज है वो हसिया यानी कि सिकल के फॉर्म में हो जाए तो उससे जो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं उस बीमारी को ही सिकल सेल डिसीज कहा जाता है। आसान था ना समझना। देखिए, नॉर्मल रेड ब्लड सेल कुछ ऐसी होती है, लेकिन इस बीमारी में जो सेल का शेप है वो सिकल के फॉर्म में हो जाता है, हसिया की तरह हो जाता है, इसीलिए इसे सिकल सेल डिसीज कहा जाता है। न्यूज में क्यों है? अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कैंपेन लॉन्च किया है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर किया जा सके। क्या है ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। रेड ब्लड सेल में ये डिसऑर्डर होता है और ये इनहेरिटेड होता है। एक इंडिविजुअल से एक दूसरे इंडिविजुअल में फैलेगा नहीं। माता पिता से किसी भी बच्चे को ये बीमारी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि रेड ब्लड सेल्स ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। हर पार्ट में ऑक्सीजन यही लेके जाते हैं। जो एक हेल्दी रेड ब्लड सेल होता है वो राउंड होता है और ये आसानी से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसे सप्लाई करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज है तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसे केस में जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल के फॉर्म में हो जाता है, हार्ड हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। वो सी का शेप ले लेता है, सिकल जैसा शेप ले लेता है। और ऐसी जो सेल्स होती हैं ये मर भी बहुत जल्दी जाती हैं, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स के शॉर्टेज होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है हमारी बॉडी में। हर पार्ट तक बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इस सीवियरिटी को ही सिकल सेल डिसीज कहा जाता है। वैसे तो जो सिकल सेल डिसीज है वो कई प्रकार का होता है। ये डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार के जीन मिले हैं उसके माता पिता से। जो लोग सिकल सेल डिसीज से प्रभावित होते हैं उनके पास जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं या कोड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहां जानकारी ही गलत पहुंच रही है इन जीन्स के पास, जिसके वजह से जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है। सिकल सेल डिसीज एक जेनेटिक कंडीशन है जो किसी व्यक्ति को बाय बर्थ मिल जाती है। जब वो अपने माता पिता से दो जीन्स रिसीव करता है, एक माता से एक पिता से, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का कोड तैयार हो जाता है जिसकी वजह से वो सफर करता है। प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए, जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें ही ट्रीट किया जाता है। पेन ना हो, बाकी के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसे ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी के तौर पे लाइफस्टाइल और बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। मेडिकल स्क्रीनिंग करते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यही सब कर सकते हैं। हाल फिलहाल में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सिकल सेल डिसीज को रोकने के लिए? उन्मुक्त प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सिकल सेल एनीमिया जो होता है हम उसे टाइमली स्क्रीन कर लें, पता लगा लें और उसका मैनेजमेंट कर सकें। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिसीज एंड ट्राइबल हेल्थ सेल को स्टैब्लिश किया है ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें इस बीमारी को हटाने के लिए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर को डेवलप किया है। ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम सेंट्रल रिपोजिटरी तैयार कर रहे हैं, डेटा तैयार कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, किस लेवल की सीवियरिटी है, उसकी जानकारी इस डेटा में इकट्ठा की जा रही है। यह आर्टिकल उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनंगताल लेक के बारे में है। अनंगताल लेक जो साउथ दिल्ली में है उसे अभी हाल ही में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया सी लेक है लेकिन अब सूख रही है। साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। जो जोगमाया टेम्पल है उसके नॉर्थ में मिलेगा और जो कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, नॉर्थ वेस्ट में है बेसिकली। ये लेक के बारे में ये कहा जाता है कि इसे तोमर राजा अनंगपाल सेकंड के द्वारा 1060 एडी में बनवाया गया था। ये तो बेसिक जानकारी है, बना कब था। लेक इन जनरल एक जनरल रिजॉर्ट हुआ करता था, लोग वहां पे जाते थे घूमने के लिए भी, लेकिन अब ये लगभग सूख चली है और यहाँ पे कल्टीवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 के बीच में रहा, उसने इसी टैंक के पानी का इस्तेमाल किया था जब वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को बनवा रहा था और कुतुबुल इस्लाम मॉस्क को एक्सटेंड कर रहा था। बात कर लेते हैं अनंगपाल तोमर के बारे में भी। अनंगपाल तोमर तोमर डायनेस्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दिल्ली का पुरी को एस्टैब्लिश किया था जो बाद में आगे चल के दिल्ली बन गई। मतलब जो आज की दिल्ली है उसके फाउंडर के तौर पे अनंगपाल तोमर को याद किया जाता है। इसकी जानकारी हमें लॉर्ड कनिंघम के द्वारा खोजे गए एक स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिलती है।
ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अनंगपाल तोमर को दिल्ली और हरियाणा के बीच के रीजन के राजा के तौर पे बताया गया है 8th से 12th सेंचुरी के बीच के रीजन में या पूरे रेन में समय में। उनके बाद उनके ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं। ये उनके बेटी के बेटे थे, ऐसी मान्यता है, हालांकि इस पर भी विवाद चलता है। खैर, ये जो जानकारी है सामान्य सी, वो तो आप जानते ही रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ गंगा के बारे में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी हाल ही में अर्थ गंगा मॉडल के ऊपर बातचीत की जब वो अपना कीनोट एड्रेस दे रहे थे स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 के ऊपर। बात करते हैं इस अर्थ गंगा इनिशिएटिव के बारे में। इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, जब वो फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग के दौरान बातचीत कर रहे थे कानपुर में। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम गंगा को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं और अर्थ गंगा मॉडल पर उसे शिफ्ट किया जाए। क्या है अर्थ गंगा मॉडल? अर्थ गंगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है गंगा और उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज के लिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि गंगा नदी के आसपास के एरियाज को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पे इस्तेमाल करिए, पैरेलली वो सस्टेनेबल एक्टिविटीज हों जिससे कि गंगा को सुरक्षित भी किया जा सके। फर्दर ये भी कहा गया कि इसका हम इकोनॉमिक तौर पर बेनिफिट भी ले सकते हैं और इसके माध्यम से जो 3% हमारी जीडीपी है गंगा बेसिन में, कम से कम इस रीजन में, वो फॉर्मुलेट की जा सकती है। क्या फीचर्स हैं इस अर्थ गंगा के? अर्थ गंगा जो है वो 6 वर्टिकल्स में काम करता है, मतलब 6 बेसिक कंपोनेंट हैं। एक तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम नेचुरल वे ऑफ केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं। ये कहा गया कि गंगा नदी के आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में जो फार्मिंग की जा रही है वहां पे हम काउडंग का इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर के तौर पे, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कि जो स्लज या वेस्ट वाटर होता है हम उसको रीयूज करेंगे, इसको ट्रीट करने के बाद इरिगेशन, इंडस्ट्री और रेवेन्यू मतलब इस तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अर्बन लोकल बॉडीज को रेवेन्यू भी जनरेट करने में मदद मिलेगी। तीसरा है लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए गंगा के आसपास के रीजन में हम हाट स्टैब्लिश करेंगे ताकि लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और आयुर्वेदा संबंधित प्रोडक्ट्स को बेच सकें। चौथा है कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें, जो भी स्टेक होल्डर्स गंगा नदी की सफाई में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम जो कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म है गंगा के आसपास का, उसे भी बढ़ाएं, जैसे कि बोट टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट और योगा एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। फर्दर रिलीजियस पर्पज से लोग घाट्स को विजिट करते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा हमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को भी प्रमोट करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करना है ताकि वो लोग जो वाटर गवर्नेंस है उसको इंप्रूव कर सकें। तो कुल मिला के गंगा नदी के आसपास के एरिया को हमें इकोनॉमिकली थ्राइविंग बनाना है, डेवलप बनाना है। यही फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इस अर्थ गंगा इनिशिएटिव का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसके बाद आप अपना राशन देश में कहीं भी ले सकते हैं। उसी की तर्ज पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम पर अब बातचीत चल रही है। वन नेशन वन चार्जर की भी बात चल रही है। वैसे ये वाला काम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जगह जगह जो इतने सारे चार्जर्स ले जाने पड़ते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। फर्दर अगर आप गलती से चार्जर भूल जाएं तो पता चला जिस चार्जर की नीड आपको है वो सामने वाले के पास है ही नहीं। आप बी टाइप का चार्जर यूज़ करते हैं, उनके पास सी टाइप का है, या आप आईफोन या किसी लैपटॉप का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट है, जो आप चाहते हैं वो नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वन नेशन वन चार्जर का भी कॉन्सेप्ट जरूर से इंप्लीमेंट होना चाहिए। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बिल्कुल सिंपल ये है कि जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अनाउंस किया है कि जल्दी ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर पे काम किया जाएगा। मतलब फर्टिलाइजर का एक सिंगल ब्रांड और जो लोगो होगा उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा सरकार की ओर से, उन सभी फर्टिलाइजर्स के लिए जिनको सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना इस नाम से इन सभी फर्टिलाइजर्स को बेचा जाएगा। ओन ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम में जो भी कंपनीज उस फर्टिलाइजर को बना रही हैं वो अपना नाम, ब्रांड, लोगो, ये सब कुछ रिलेवेंट जानकारी इससे मतलब पब्लिश करेंगे, बताएंगे, लेकिन वो उस फर्टिलाइजर के पैकेट के 1/3 स्पेस के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतने में उन्हें अपना सब कुछ बताना होगा। लेटर ऑन जो 2/3 स्पेस होगा उसमें भारत ब्रांड को पब्लिशाइज किया जाएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो होगा जिसे शो किया जाएगा, और ये सारी कंपनीज करेंगी। जो सिंगल ब्रांड नेम होगा वो अलग अलग फर्टिलाइजर को दिया जाएगा। जैसे यूरिया को नाम दिया जाएगा भारत यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप को नाम दिया जाएगा भारत डैप, म्यूरिएट ऑफ पोटास एमओपी को नाम दिया जाएगा भारत एमओपी, और एनपीके को नाम दिया जाएगा भारत एनपीके। ये इनके नाम होंगे जिनके नाम पर इन्हें ब्रांड किया जाएगा। जो सभी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज हैं और फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज हैं, उन सभी के द्वारा यही नाम इस्तेमाल किया जाएगा। जो स्कीम है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा जो सब्सिडीज अटेन करते हैं, और फर्टिलाइजर ब्रांड्स में इसमें पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर पाएंगे। देखिए फर्टिलाइजर वगैरह पे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बस हम आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए प्रश्न पूछा गया है 2020 के प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस बारे में तैयार भी रहना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो रिटेल प्राइस होता है केमिकल फर्टिलाइजर का वो मार्केट ड्रिवन होता है, गवर्नमेंट इसे एडमिनिस्टर नहीं करती है। दूसरा ये है कि अमोनिया का जो इनपुट है, जो यूरिया का इनपुट होता है अमोनिया, ये नेचुरल गैस से निकलता है। सल्फर जो कि रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर के लिए, ये बाई प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का। कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए पहला वाला गलत था, बिकॉज गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है, नहीं तो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत महंगे हो जाएंगे। बाकी ये दोनों तो सही हैं, तो 20 का आंसर था 2 और 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चोला डायनेस्टी के बारे में है। हाल ही में एक आइडल विंग जो है सीआईडी की, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यूएस ऑफिशियल्स को, ताकि वो 6 चोला एरा के बहुत ही खूबसूरत ब्रोंज आइडल्स को वापस ले सकें। चोला एरा की बात करते हैं तो ये 9वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है, जब इन्होंने पल्लवास को हराकर इस एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन किया। लेटर ऑन इनका रेन काफ़ी तेजी से फैलता चला गया, लगभग 5 सेंचुरीज तक यानी कि 13 सेंचुरी तक चोलास का साउथ इंडिया में रूल रहा। जो अर्ली चोलास थे, जो 1st सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में थे, उनके समय में संगम लिटरेचर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। हालांकि उनके ओरिजिन का जो टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल स्पेसिफिक या क्लियर तो नहीं है। अगर इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज के तौर पर साउथ इंडिया में इवॉल्व हुई। एब्सोल्यूट पावर इनके पास हुआ करती थी। चोलास ने बहुत पावरफुल बनाया खुद को मिडिवल पीरियड में। इन्होंने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर को एक्सपेंड किया। इनके पास रहे कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर, जैसे कि विजयालय, आदित्यवन, राजराजा चोलवन, राजेंद्र चोलवन, राजाधिराज चोल, वीर राजेंद्र चोल और कुलोथुंगा चोलवन। राजेंद्र चोलवन की बात करें तो ये राजराजा चोल के बाद गद्दी पर बैठते हैं, बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते हैं अपने समय के। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया का एक्सपीडिशन किया और यहाँ के कई सारे राजाओं को हरा दिया। गंगा के आसपास के क्षेत्रों में सभी राजाओं को हरा के इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया टिल दी गंगा। ऐसी मिथिक कहानियां हैं कि जब वो वहाँ से वापस लौटते हैं तो जितने भी राजाओं को उन्होंने हराया था, एक थाल में उन सभी के सिरों को गंगा नदी के पानी में लेकर वो वापस आए और उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया, दैट वॉज गंगईकोंड चोल। और उसके बाद उन्होंने अपनी नई कैपिटल को बिल्ड किया, दैट वाज गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोल का मतलब यह है कि गंगा के एरिया को जीतने वाले चोल राजा। उन्होंने गंगईकोंड का टाइटल एज्यूम किया। उन्होंने ही बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चोलास का जो समय था उसे गोल्डन एज के तौर पे माना जाता है साउथ इंडिया में। उन्होंने इस पूरे एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया था और बे ऑफ बंगाल के रीजन को वो चोला लेक कहा करते थे, बिकॉज बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो वहाँ पे मूव करते थे अपनी नेवी के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CSA6 के बारे में है। ये एक प्रकार का जीन है जिसे अभी हाल ही में साइंटिस्ट की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इससे जो फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडियासिस, उसे रोकने में मदद मिलेगी। CSA6 ये जीन अभी हाल ही में कैंडिडा एल्बिकन्स जो कि प्रकार की फंगल स्पीसीज होती है उसमें आइडेंटिफाई किया गया है। जो फंगल स्पीसीज है बड़ी इनफेमस है, बड़ी खतरनाक सी है। ये बीमारी जो फैलाती है उसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जो ये फंगल स्पीसीज है ये ऐसे लोगों में बीमारी ज़्यादा फैलाती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, जैसे एड्स के पेशेंट या फिर ऐसे लोग जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो। जो जीन है इसकी मदद से हम इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, जिसे आप कैंडिडियासिस बोल रहे हैं, उसे रोक सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो आईसीयू में होते हैं अक्सर उन्हें इससे खतरा होता है, तो जान जाने की संभावना रहती है। तो इस जीन का इस्तेमाल करके हम ज़रूर से उन पेशेंट्स को बचा पाएंगे। कैंडिडियासिस व्हाइट फंगस, जिसे कैंडिडियासिस के नाम से भी पुकारा जाता है, व्हाइट फंगस का ही नाम है। ये प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक प्रकार के फंगस से होता है जिसे कैंडिडा कहा जाता है। तो कैंडिडा से होने वाली बीमारी क्या है? कैंडिडियासिस। उसका दूसरा नाम क्या है? व्हाइट फंगस। ये हमारी स्किन और बॉडी में वैसे भी पड़ा रहता है, हमारे मुंह में, थ्रोट में, गट में, कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ये डीप चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए, इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट या ब्रेन में चला जाए, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। सिम्टम्स में ये जिस भी एरिया को अफेक्ट करता है वहाँ पे वैसे तो मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे रैशेस आ जाएंगे, इचिंग होगी, अनकंफर्टेबल आप फील करोगे। लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहे लंबे समय तक तो फेटल भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो हाइजीन को अच्छी तरीके से रखा जाए। जो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर है उसे में केवल स्टरलाइज वाटर ही इस्तेमाल किया जाए। इक्विपमेंट को अच्छे से, ट्यूब्स को अच्छे से क्लीन किया जाए। वैसे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, इसे एंटी फंगल मेडिसिन से क्योर किया जाता है, लेकिन अगर ये लंग्स में फैल जाए तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेटा सोनिफिकेशन के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो क्लिप बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें जो पेर्सेउस गैलेक्सी क्लस्टर है उसके कोर में जो ब्लैक होल है
उसके साउंड को नासा के द्वारा रिलीज किया गया। ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि ये जो साउंड है वो ओम जैसा साउंड करता है। इस बात को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि जो ओम है दैट इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। अब वो साउंड ओम का है या फिर नहीं है, आप उसे सुनकर डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए जो बात जरूरी है दैट इज डेटा सोनिफिकेशन। एक्चुअली में वो जो साउंड है उसे डेटा से ओरिजिनेट किया गया है। आपको समझना होगा कि डेटा सोनिफिकेशन क्या है। नासा ने अभी हाल ही में सोनिफिकेशन किया है साउंड का जो परसेउस गैलेक्सी क्लस्टर के ब्लैक होल से ओरिजिनेट होता है। सबसे खास बात तो जो इमेजेस आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्स की, जिसे कई सारे टेलीस्कोप के द्वारा क्लिक किया जाता है, एक्चुअली में ये ओरिजिनल इमेजेस नहीं होती। दूर दराज के इन ऑब्जेक्ट्स की इतनी खूबसूरत इमेजेस को क्लिक कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इन्हें क्लिक करने के लिए हमारे पास कई सारे मिशंस हैं, जैसे कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है और उन्होंने फटाक से एक पिक्चर क्लिक की और आपको व्हाट्सएप कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। इन पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विजिबल आइज में आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। जो इंफ्रारेड इन एरियाज को एक्सप्लोर करता है, एक्चुअली में वो डेटा कलेक्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। बाद में इसी डेटा को जो 0 और 1 के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, इसे एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और उनकी ब्राइटनेस के बेसिस पर। वो जो डेटा कलेक्ट होता है उसमें जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे उन्हें कलर अलोकेट किया जाता है। लाइक सल्फर को हमने रेड कलर दे दिया, नाइट्रोजन को हमने ब्लू कलर दे दिया। इसी तरीके से हम कलर अलोकेट कर देते हैं और उसके बाद जो आपको पिक्चर दिखती है वो इस प्रकार की खूबसूरत सी पिक्चर दिखती है। उन्हें एक्चुअली में कलर अलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पिक्चर बन गई। अब इसी पिक्चर का सोनिफिकेशन कर देते हैं। जो डेटा हमें 0-1 के फॉर्म में मिला, इसको एक तो हमने पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसी डेटा को हम साउंड के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साउंड के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो जो पिक्चर होती है उस पर एक ग्राफ जो है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, और वो ग्राफ जो लेफ्ट टू राइट जाता है वो एक साउंड जनरेट करता है। साउंड जो जनरेट करता है वो इस बेसिस पर होता है कि जो ऑब्जेक्ट उस इमेज में है उनकी क्या ब्राइटनेस है, वो डिस्टेंस वाइज कितना आगे या पीछे है। इन जनरल जो आपको टिप साउंड मिलेगा, तेज साउंड मिलेगा, वो किसी ब्राइट स्टार का होता है, और जो बजिंग लॉन्ग साउंड होता है वो क्लाउड या डस्ट पार्टिकल्स का होता है। तो इस तरीके से जैसे ग्राफ ये आगे जाता जाएगा जो साउंड्स हैं वो आपको सुनाई पड़ेंगे। तो ये साउंड जनरेट किया जाता है, डेटा से जो साउंड कन्वर्ट किया जाता है इसे ही डेटा सोनिफिकेशन कहा जाता है। हाल ही में परसेउस का सोनिफिकेशन किया गया और वो डेटा हमारे सामने आया। ये रेडियल डायरेक्शन का था। इसमें जो डेटा है वो इस तरीके से ओरिजिनेट किया गया है कि वो सेंटर से बाहर की ओर आने पर डेटा जो साउंड है वो निकल के आता है। ऐसा माना जाता है कि जो साउंड होगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ ओरिजिनल साउंड, जो अगर आप कभी उस ब्लैक होल के आसपास जा पाएंगे तो यही साउंड आपको सुनने को मिलेगा। इन जनरल कहा जाता है कि स्पेस का कोई साउंड नहीं होता, बिकॉज वो वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन जो गैलेक्सी के क्लस्टर्स होते हैं उनके आसपास बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है और गैलेक्टिक आइटम्स होते हैं, तो उनमें साउंड ट्रेवल कर सकता है, ऐसी मान्यता है। एक्सट्रैक्शन के बाद जो साउंड होता है वो हो सकता है, जैसे हमने सोनिफिकेशन कर भी लिया तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे, उसे सिंथेसाइज किया जाता है, 58 ऑक्टेव के ऊपर लेकर आया जाता है ताकि हम भी उसे सुन पाए। तो उसे इस तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया जाता है डेटा सोनिफिकेशन में कि हम और आप उस साउंड को सुन पाते हैं। जो ये मान्यता है, जो एक क्लासिफिकेशन है कि ये उस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साउंड हो सकता है। ठीक है, तो मामला हो गया डेटा सोनिफिकेशन का। रिवीजन करते हैं। सिकल सेल डिसीज ये इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। ये बात तो शुद्ध रूप से सही है। ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, इसमें दिक्कत हो जाती है, सिकल के फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये सही है। अर्थ गंगा प्रोजेक्ट, इसमें डैम्स बनाते हैं, बिल्कुल गलत है, एकदम शुद्ध रूप से गलत है। अर्थ गंगा में ऐसे याद रख लेना ना कि अर्थ मतलब पैसा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी गंगा के किनारे बढ़ाएंगे, तो खाली डैम बनाने से काम कैसे चलेगा, तो गलत हो गया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत है, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत है, तो ये तो गलत हो गया ना। चोला डायनेस्टी 9th सेंचुरी का था, इन्होंने सातवाहना को हरा कर खुद को स्टैब्लिश किया, शुद्ध रूप से गलत है। पल्लवास को हराया था, सातवाहना को नहीं हराया था, याद रखिएगा। कैंडिडियासिस ना, ये फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट से होता है, ये तो सही है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।